नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने तबादला नीति 2022 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत 15 से 30 जून तक तबादले किए जाएंगे। बैठक में कृषि, उच्च शिक्षा, अवस्थापना और औद्योगिक विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधित विभिन्न विभागों के करीबन 1.5 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मंत्रिपरिषद ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी वर्ष 2022-23 को मंजूरी मिली है। ये ट्रांसफर पॉलिसी केवल वर्ष 2022-23 के लिए ही होगी। इसके तहत ट्रांसफर 30 जून तक किए जा सकेंगे। योगी कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत अलग अलग श्रेणियों के कमर्शियल वाहनों पर आदेश जारी होने की तारीख तक पुराने बकायों पर देय शासितों को 100% छूट प्रदान करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के 33वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस वर्चुअल संगोष्ठी में देश भर के वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के पास 12% कृषि भूमि है, लेकिन उत्तर प्रदेश 20% खाद्यान्न का उत्पादन करता है। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के पास कितना पोटेंशियल है। उन्होंने कहा कि 2017 में हमारी सरकार बनने के बाद हमने किसानों के लिए कर्ज माफ किया। हमारी सरकार ने कृषि तकनीकी के जरिए अन्नदाता किसान की आय बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया है। सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम देश की आबादी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश देश की आबादी का 17% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन कृषि भूमि उत्तर प्रदेश के पास 12% ही है। लेकिन इस 12% भूमि से उत्तर प्रदेश देश के लिए 20% खाद्यान्न की आपूर्ति अकेले उत्तर प्रदेश करता है। यह उत्तर प्रदेश की भूमि की उर्वरता और यहाँ पर पर्याप्त जल संसाधन की उपलब्धता की ओर हम सबको ध्यान आकर्षित करता है। ये सब बातें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर वह पोटेंशियल है जिसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की इस उर्वरता के माध्यम से बहुत कुछ अभी हमें सामने लेकर के आना है। मोदी सरकार लोगों को नौकरी देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। ये बात खुद सरकार की तरफ से बताई गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आज सुबह ट्वीट करते हुए बताया गया कि अगले 1.5 सालों में 10 लाख नौकरी मोदी सरकार देगी। पीएमओ ने ट्वीट करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों की समीक्षा की, निर्देश दिया कि मिशन मोड में अगले 1.5 सालों में 10 लाख लोगों को भर्ती किया जाए। बस एक ट्वीट की देर थी, उसके बाद विरोधों का अंबार लग गया। इधर पीएमओ का ऐलान हुआ, कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस की प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इस देश में प्रजातंत्र को रौंद दिया गया। बेरोजगारी ऐतिहासिक बढ़ी हुई है। पीएम कब तक ट्विटर करते रहेंगे? इसके साथ ही सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि वादा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देने का। 8 साल में देनी थी 16 करोड़ नौकरियां। अब कह रहे हैं साल 2024 तक केवल 10 लाख नौकरी दे देंगे। 60 लाख पदों को तो केवल सरकारों में भरा जा सकता है क्योंकि वो खाली पड़े हुए हैं। 30 लाख पद केंद्रीय सरकार में खाली पड़े हैं। जुमलेबाजी कब तक? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अगले 1.5 सालों में 10 लाख नौकरी देने की घोषणा करी। प्रधानमंत्री की इस घोषणा पर विपक्षी सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभी आपने कांग्रेस को देखा, इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी भी पीछे नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी सवाल उठाए हैं और कहा कि ये कहीं नया चुनावी छलावा तो नहीं। अपने ट्वीट में बसपा अध्यक्षा मायावती ने कहा, केंद्र की गलत नीतियों, कार्यशैली के कारण गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, रुपए का अवमूल्यन, ये तमाम चीजें चरम पर हैं। इनसे सभी लोग त्रस्त और बेचैन हैं। तब केंद्र ने अब अगले 1.5 वर्षों में अर्थात लोकसभा आम चुनाव से पहले 10 लाख भर्ती की घोषणा की है। तो ये कहीं नया चुनावी छलावा तो नहीं।
अपने दूसरे ट्वीट में मायावती लिखती हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के इससे कई गुना ज्यादा सरकारी पद वर्षों से खाली पड़े हैं। बसपा इन पदों को विशेष अभियान चलाकर भरने की मांग संसद के अंदर और बाहर लगातार करती रही है। इन पदों पर भर्तियों के बारे में सरकार चुप है, जबकि ये समाज गरीबी और बेरोजगारी इन तमाम चीजों से सबसे ज्यादा पीड़ित भी है और दुखी भी। जहां सबको तकलीफ हुई इस ट्वीट से, तो एक और पक्ष है जो खुश हुआ। पीलीभीत के बीजेपी सांसद वरुण गांधी को यह ट्वीट रास आया है। उनकी भी एंट्री हुई। बीते लंबे वक्त के बाद मोदी सरकार की आलोचना करने वाले वरुण गांधी के मुंह से आखिरकार फूल झड़े हैं। उन्होंने धन्यवाद किया है बीजेपी को। बीजेपी सांसद ने ट्वीट करते हुए लिखा, बेरोजगार युवाओं की पीड़ा मर्म समझने के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात आजम खान की करते हैं। आजम खान की क्यों? क्योंकि आज सभी को इंतजार था कि आखिरकार उनको निचली अदालत से जमानत मिलती है या फिर नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर चल रहे हैं। 27 महीने के बाद जेल से रिहा हुए थे आजम खान। अब निचली अदालतों से रेगुलर जमानत की उनको दरकार थी। आरपीएस स्कूल मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में आज उनके वकीलों ने रेगुलर बेल की अर्जी लगाई, जिसकी सुनवाई भी हुई। अदालत ने सरकारी वकील और बचाव पक्ष के वकीलों को सुना। कोर्ट ने आजम खान की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान 20 मई को सीतापुर जेल से बाहर आए थे। आजम खान के ऊपर 89 मुकदमे दर्ज थे। 88 में बेल मिल चुकी थी, यानी कि जमानत मिल चुकी थी। रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता को लेकर के एक केस बाकी रह गया था, उसमें भी आज जमानत मिल गई है। कानपुर हिंसा के आरोपियों की पोस्टर रिलीज होने के बाद फिरोजाबाद में भी नमाज के बाद जुलूस निकालने वाले लोगों की पहचान के लिए पुलिस प्रशासन ने बड़े बड़े बैनर लगवाए। इनमें 24 वांछित लोगों के फोटो लगाए गए हैं। बैनर पर छपी तस्वीरों में ज्यादातर जो युवक हैं उनके मुंह ढके हुए हैं, मुंह का थोड़ा सा हिस्सा ही नजर आ रहा है। दूसरी और अगर बात की जाए प्रयागराज की, तो जल्द ही पुलिस आरोपियों की पोस्टर रिलीज कर सकती है। प्रयागराज में बीते दिनों हिंसा हुई, इसका मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ पंप गिरफ्तार है। उसकी बेटी आफरीन फातिमा, जो कि जेएनयू में पढ़ती है, काफी दिनों से चर्चा में बनी हुई है। प्रयागराज हिंसा की जांच कर रही पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी हासिल हुई है। वो जानकारी क्या है, समझिए। आपको बता दें, जावेद पंप की जो बेटी है, अपने ट्विटर के बायो में रहने की जगह एक ऐसा शब्द जोड़ दिया है जिससे जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। दरअसल पंप की बेटी आफरीन फातिमा ने ट्विटर पर अपने बायो में लोकेशन हिंदुस्तान की जगह लिंचिस्तान लिखी है, जिसके बाद जांच एजेंसियां अलर्ट हुई, जांच में जुटी। इसको लेकर इंटरनेट मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। ट्विटर पर एक हैशटैग आजकल बड़ा ट्रेंड कर रहा है, स्टैंड विद आफरीन फातिमा। इसको लेकर पुलिस ने अपनी जांच का दायरा भी विस्तृत कर दिया है। जुमे की नमाज के बाद कानपुर और प्रयागराज समेत कई जिलों में बवाल की घटना से सबक लेते हुए रायबरेली पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पुलिस किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद। रायबरेली जिला प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया है। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि पूरे जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी अफवाह या गलतफहमी का शिकार ना बने। तो इलाके की जानकारी करना है, अपने फोर्स को सेंसिटाइज करना है, जो जनता यहाँ पे है उनके अंदर विश्वास पैदा करना है कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होने पे पुलिस का रिस्पांस बहुत तत्काल रहेगा और किसी तरह की कोई अराजकता नहीं होने दी जाएगी। प्रशासन ने पुलिस बल को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। संवेदनशील इलाकों में कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसी को देखते हुए मार्च भी किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पाएंगे, ये तस्वीरें रायबरेली की हैं, बेहद खास तस्वीरें। किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है। अफवाहों और गलतफहमी से दूर रहने के लिए कहा गया है। संवेदनशील इलाकों में ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं आजकल, और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मौजूदा वक्त में, ये रायबरेली की तस्वीरें हैं। रायबरेली में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। हालांकि कानपुर और लखनऊ से ज्यादा दूरी नहीं है रायबरेली की। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अलर्ट मोड पे नज़र आ रहे हैं। जुमे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है, क्योंकि आज मंगलवार हो गया है और अब जुमे को बहुत कम दिन बचे हुए हैं।
उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का दूसरा सत्र आज मंगलवार से शुरू हो गया। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए बताया कि केंद्र पोषित योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा। साथ ही 1,930 करोड़ की योजना से टिहरी झील का विकास किया जाएगा। आपको ये बता दें कि तमाम योजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही बजट में रोजगार, पर्यटन और पलायन जैसे अहम मुद्दों पर और कई मुद्दों पर फोकस रखा गया है। बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद थे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बजट में क्या कुछ खास है आपके लिए, आपकी सरकार ने क्या कुछ खास रखा है वो भी समझिए। सामुदायिक का फिटनेस उपकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चाय विकास योजना के लिए भी सरकार ने 18.4% बजट का अलॉटमेंट किया है। चाय बागानों को टी टूरिज्म से जोड़ा जाएगा। अजीत कामोज हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? बजट पेश हो गया, हम लगातार कयास लगा रहे थे 60,000 से ज्यादा का बजट होगा, 63,000 बजट होगा। आखिरकार बजट सामने आ चुका है, 65,000 से ज्यादा का ये बजट है और इसमें क्या जो जनता की उम्मीदें थी उस पर ये बजट खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष तो जरूर घेरेगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अगर उत्तराखंड की आम जनता की बात की जाए तो अब से कुछ ही देर पहले ये उत्तराखंड का बजट सार्वजनिक हुआ है और 65,000 करोड़ से ज्यादा का आम बजट पेश किया गया है। उम्मीदें कई ज्यादा है आम जनता को। बजट की अगर हम मोटे मोटे बिंदुओं पर नजर डालें तो सरकार ने कोशिश भी की है हर पक्ष को छूने की, चाहे फिर वो स्वास्थ्य विभाग की बात हो, रोजगारी की बात हो या फिर टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने की बात हो। राज्य सरकार ने कोशिशें कई की है, योजनाएं कहीं गिनाती हुई नजर आई है, लेकिन विपक्ष ने सीधे तौर पर सरकार को आड़े हाथों लेने का काम किया है। क्या पहले से ही घाटे में है आप, उसके बाद फिर आप घाटे का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, तो कैसे आप जनता को यहाँ पर सामने कर पाएंगे और कैसे आप इस घाटे से उबर पाएंगे? आपकी योजनाएं क्या है? क्योंकि सरकार ने योजनाएं कई गिनाई हैं, तो सीधे तौर पर पिछली योजनाओं का क्या हर्ष रहा, पिछली भाजपा सरकार की तमाम योजनाएं थी उनकी क्या स्थिति है, तो इन तमाम सवालों को लेकर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लेने का काम किया है। लेकिन विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए खुद वित्त मंत्री जो है प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने लगभग 2 घंटे से ज्यादा अपना बजट भाषण पढ़ा है और लगभग 61 पन्नों का ये बजट भाषण था, जिसमें एक एक बिंदु को उन्होंने खुद से पढ़ा है, सार्वजनिक करने का काम किया है। अमूमन देखने में ये आता था कि वित्त मंत्री बजट पढ़ना शुरू करते थे और सीधे तौर पर उसके बाद फटाफट पढ़ के एक तरह से फौरी काम निपटाने वाली स्थिति होती थी, लेकिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पूरे बजट को बारीकी से पढ़ा है, एक एक अक्षर को उनको क्लियर करने का काम किया है। तो अब देखना होगा कि उनका बजट भाषण के बाद कितना बजट इंप्लीमेंट हो पाता है और जनता को कितनी राहत इन योजनाओं से। और कहीं ना कहीं अजीत, हम ये बात भी कह सकते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल को विधानसभा का अध्यक्ष रहने का भी प्रॉफिट हुआ है और वो जानते हैं कि जो सत्ता पक्ष है और जो विपक्ष है, दोनों को ये आखिरकार चाहिए क्या। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात 5 मिनट फटाफट अंदाज में 25 अहम जिलों का रुख करते हुए करेंगे। रामनगर में अवैध खनन रोकने को लेकर प्रशासन ने की छापेमार कार्रवाई। प्रशासन की ओर से की गई छापेमार कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। मानसून सीजन में आफत बरपा पे हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे। आगामी बरसाती सीजन में देश विदेश से यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को होगी दिक्कतें। गाजियाबाद में आदि इंजीनियरिंग कॉलेज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग छात्रों ने बनाया ऐसा डिवाइस जो पानी की बर्बादी को रोकेगा। खेतों में पानी भरते ही डिवाइस ट्यूबवेल को कर देगा बंद। बरेली में बिजली चोरी में एसएसओ पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा वापस नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा कर्मचारी संघ करेगा हड़ताल। नुपुर शर्मा के बयान के बाद कई राज्यों में बिगड़े हालातों को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क। धर्म गुरुओं के साथ पीस मीटिंग कर वार्तालाप कर रही है पुलिस। कानपुर में नशे में धुत सेल्समैन ने छत से गिरकर हुई उसकी दर्दनाक मौत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बदायूं में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 6 लोगों की मौत। कई श्रद्धालु गंभीर तौर पर घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। संभल में बाइक सवार सिपाही को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार सिपाही अमर सिंह की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। भदोई में एडीएम और सीओ ने आरटीओ कार्यालय में की छापेमार कार्रवाई। छापेमारी में करीबन 25 लोगों को पुलिस ने दबोचा। भागने के प्रयास में कई लोग गिरकर हुए जख्मी। प्रतापगढ़ में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। रक्तदान शिविर का कार्यक्रम दैनिक जागरण, नगर पालिका परिषद बेला, जिला प्रशासन की ओर से किया गया था आयोजित। संत कबीरनगर में हर्ष फायरिंग का मामला आया सामने। फायरिंग में एक बच्चा गंभीर तौर पर हुआ घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करती आई नजर।
रामनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संभल में जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी। जिला न्यायालय में सुरक्षा के लिए तैनात पीएसी के प्लाटून कमांडर को फोन पर दी गई थी धमकी। जिला न्यायालय को बम से उड़ाने की दी गई थी धमकी। हमीरपुर में गश्त के दौरान स्थानीय पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 3 अवैध असलहे और कुछ जिंदा कारतूस भी किए बरामद। श्रावस्ती में सिरसिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 15,000 के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पकड़ा गया आरोपी कई मामलों में था वांछित। आगरा में रॉयल अस्पताल को सील करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। रॉयल अस्पताल में भ्रूण हत्या का मामला आया सामने। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचकर सीलिंग कार्रवाई को दे रही है अंजाम। रुड़की में 3 लोगों ने एक परिवार को झांसे में लेकर नकली जेवरात के बदले 5.5 लाख की ठगी कर हुए फरार। पुलिस तहरीर के आधार पर जांच में जुटी। बदायूं में न्याय न मिलने पर महिला ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। पीड़िता ने अपने देवर और जेठ पर लगाया अपने ही पति की हत्या का आरोप। फतेहपुर में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में मची सनसनी। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने का लगाया आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुटी। लखनऊ में बवाल के बाद हुई बुलडोजर कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे रिटायर्ड जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी। रायबरेली में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग लगने से आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर नहीं पहुंची दमकल की गाड़ियां, तमाशा देखते रहे लोग। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर मां और 2 मासूम बेटियों के लटकी मिली लाश। सूचना पर पहुंची पुलिस हत्या और आत्महत्या के गुत्थे सुलझाने में जुटी। इटावा में उप निरीक्षक की चोरी हुई सरकारी पिस्टल को पुलिस ने किया बरामद। चोरी करने वाला शातिर चोर भी गिरफ्तार। बदायूं में एक कार में 2 बच्चों का मिला शव। आशंका पर जताई जा रही है गाड़ी में दम घुटने से उनकी मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। आगरा में निर्माणाधीन बिल्डिंग की जांच करने पहुंची एडीए की टीम। अवैध निर्माण की शिकायत पर जांच करने पहुंची थी टीम। शमशाबाद रोड पर हो रहा है बिल्डिंग का निर्माण।